अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है अमेज़न के लीगल और टैक्स मैटर्स। आज हम समझेंगे कि यूएसए और यूके में क्या चीज़ रजिस्टर की जाती है, एलएलसी, एलटीडी का क्या मतलब होता है, वैट को समझेंगे, वैट की रजिस्ट्रेशन को समझेंगे और ट्रेडमार्क को भी समझेंगे। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे जाके जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग की वीडियोज़ डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एलएलसी और एलटीडी। एलएलसी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एलटीडी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड कंपनी। ये दोनों जो है वो बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके बिजनेस को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एलएलसी और एलटीडी को रजिस्टर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, कितनी ड्यूरेशन या टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है इसको रजिस्टर करने के लिए, और एलएलसी और एलटीडी बेसिकली होता क्या है और क्यों होता है, इन सबको भी जो है वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ जो कि सबके ज़्यादातर बल्कि मोस्टली के दिमाग में ना एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम जो है वो जिस जगह हम अपना कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो क्या हम किसी और मार्केट प्लेस में सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेलिंग मार्केट यूएसए, सही है। मैंने अपनी जो चीज़ें हैं उसको बेचने के लिए किस मार्केट प्लेस को टारगेट किया हुआ है, यूएसए को किया हुआ है। लेकिन जो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है वो कहाँ की हुई है, यूके में की हुई है। और उसके अलावा जो मैं एक और बात कह रही हूँ कि ओनर का जो अकाउंट है वो कहाँ का है, यानी जो उसकी डिटेल्स हैं वो कहाँ की हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। यानी कि तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी कंपनी कहीं और रजिस्टर्ड हो तो आप किसी और कंट्री के अंदर अपने मार्केट प्लेस को टारगेट कर सकते हैं, ये जो है वो पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए अमेज़न आप पर और आगे जाके इन फ्यूचर आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि आप जितना रिस्की काम करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड होने के या फिर वहाँ से जो है वो बिल्कुल ही ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोमोट किया जाता है या फिर सजेस्ट किया जाता है वो यही किया जाता है कि जहाँ पर कंपनी, जिस कंट्री में कंपनी रजिस्टर्ड हो उसी कंपनी में सेलिंग की जाए, सही है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग में था कि जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड हो उसी मार्केट प्लेस को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर तो सकते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। तो जिस कंपनी को आप जहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं जिस कंट्री के अंदर, उसी कंट्री को जो है वो मार्केट प्लेस के लिए भी टारगेट करें, ये मेरा भी सजेशन है और जो सीनियर्स हैं उनका भी यही सजेशन है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं एट द टाइम ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन। चाहे आप किसी भी कंट्री में कंपनी अपनी रजिस्टर कर रहे हो, उस दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है उस कंट्री की, यानी कि आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री या ब्रांड रजिस्ट्री के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंट्री की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है। फिर जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट कितना चार्ज करेगा उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए। ये मैं अकाउंटेंट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये देखेंगे जो ब्रांड रजिस्ट्री या इस तरह की चीज़ें होती है ना, ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये सब जो है वो किसी एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। आपको मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको मालूमात होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे मैं हूँ तो मैं जो है वो ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री की ऑब्वियसली जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, अदर देन आई एम प्रोवाइडिंग ऑल सर्विसेज जस्ट लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी। तो अगर आप में से भी कोई है जो कि इन सारी सर्विसेज को जो है वो ढूंढ रहे हैं कि मैं किसको हायर करूं, तो यू कैन काउंट ऑन मी टू। और आप जो है वो जीमेल मैंने अपना नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिया, आप वहां जाकर भी जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, पीपीसी और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नाउ बैक टू आवर टॉपिक कि हम जो है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अकाउंटेंट कितना चार्ज करता है, क्योंकि आप जब ये किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं तो जाहिर है उसकी भी एक फ़ीस होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंट्री का अकाउंटेंट जो है वो कितना चार्ज कर रहा है आपका ब्रांड रजिस्टर करने के लिए। फिर ये याद रखें कि आप जिस कंट्री के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं उसका टैक्स का परसेंटेज आपको कितना पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन कितना वक्त लेती है कंपनी को पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम और ड्यूरेशन भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अपनी कंट्री की जिसमें आप रजिस्टर कर रहे हैं, दूसरा अकाउंटेंट क्या चार्ज करेगा, तीसरा टैक्सेशन परसेंटेज और चौथा पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं एलएलसी और एलटीडी के क्राइटेरिया की। यूएसए के अंदर जो है वो एलएलसी रजिस्टर की जाती है और एलएलसी के फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी।
पहले तो हम जो है वो टैक्स सेल की बात करते हैं, जो कि उसकी भी फीस ना वेरी करती है, यानी कि मुख्तलिफ हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 52 स्टेट्स हैं। अब 52 स्टेट्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट की जो है वो सेम फीस हो। फीस जो है वो मुख्तलिफ होती है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट होती है। और इसके अलावा हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो एक तो ये हो गई कि हर स्टेट का जो है वो यूनिक होता है सेट ऑफ टैक्स और चार्ज रेगुलेशन। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्टेट के अंदर जो हमें टैक्स पे करना होता है या सेल्स टैक्स पे करना होता है, वो 1 महीने बाद करना होता है या 3 महीने बाद पे करना होता है। कुछ स्टेट्स के अंदर 1 महीने बाद पे करना होता है और कुछ स्टेट्स के अंदर हमें 3 महीने के बाद पे करना होता है। हमने बात की थी सेल्स टैक्स की। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर कितना टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट होने के लिए इस प्रोसेस को। तो कम से कम जो है वो 2 हफ्ते रिक्वायर्ड होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 हफ्ते रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एलएलसी की क्रिएशन तो होती है, लेकिन इसके अलावा हमें एक नंबर दिया जाता है जिसका जो कि कहलाते हैं EIN नंबर। इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये तो हमें खुद से मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा हमें ना एक और चीज़ के लिए फ़ाइल करना होता है सेपरेटली। इसी दौरान मतलब इसी टाइम के अंदर ना हमें एक और नंबर के लिए अप्लाई करना चाहिए जिसका नाम होता है ITIN नंबर, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि इन कम से कम 2 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ्ते इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं। एक EIN जो कि हमें एलएलसी की क्रिएशन के साथ मिलता है, और इसके फुल फॉर्म हो गई एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन इसके साथ हमें सेपरेटली एक और नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, उसका नाम होता है ITIN, और उसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये जनरली होती हैं कंपनीज के लिए, सही है। और एक और भी नंबर होता है जिसको SSN नंबर कहते हैं, SSN कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोशल सिक्योरिटी नंबर, लेकिन ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है। अगर हमें कंपनी के लिए, जैसे अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ITIN की, जो कि हमें सेपरेटली अप्लाई करना होता है, और एक हमें एलएलसी के साथ मिल जाता है जिसका नाम होता है EIN नंबर। मैं बात करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की, जो कि ब्रांड रजिस्टर कर रहे होते हैं या अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि बजट कितना रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमें एलएलसी के लिए जो है वो $500 से $800 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस बजट के अंदर मैंने अकाउंटेंट की फ़ीस ऐड करते हुए बताया है। यानी कि अगर आप किसी अकाउंटेंट को हायर करेंगे अपने एलएलसी को रजिस्टर करने के लिए, तो उसकी फ़ीस होगी $500 से $800, सही है। सेल्स टैक्स की बात करते हैं, जो कि अभी मैंने इससे पहले भी बात की थी कि यूएसए में 52 स्टेट्स होती हैं, और हर स्टेट का जो है वो अपना टैक्स होता है, मतलब स्पेसिफिक टैक्स होता है अपनी अपनी स्टेट्स का, यूएसए की। तो अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूँ तो ये बेसिकली होता क्या है, ये आप जो है अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, ईच प्रोडक्ट के ऊपर आपको जो है वो सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स कहते हैं, और जो कि हर स्टेट के लिए जो है वो डिफरेंट अमाउंट हमें पे करना पड़ता है ईच प्रोडक्ट के लिए। अब मैं बात करती हूँ यूके की, कि यूके के अंदर अगर आपको जो है वो रजिस्टर करना है, तो आपको एलएलसी नहीं बल्कि एलटीडी रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिमिटेड कंपनी। अच्छा, तो यूके के अंदर आपको ना सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके अंदर जो पे करना पड़ता है ना, उसको हम वेट कहते हैं, और वेट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। इस जिस तरह हर कंट्री का अपना लॉ होता है, बिल्कुल उसी तरह से यूके के अंदर आपको वेट पे करना पड़ता है। अब मैं बात करती हूँ टाइम ड्यूरेशन की, कि कितना वक्त जो है वो लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि जो टाइम पीरियड है मैं बहुत मिनिमम वाला बता रही हूँ, मैक्सिमम 1 महीना, 4 महीने, 3 महीने, मतलब टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। खैर, इसके अलावा मैं बता रही थी कि जब आप जो है वो एलटीडी या अपनी लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवा रहे होते हैं, तो इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स, यूटीआर नंबर, वेट नंबर, ईओआईआर नंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, ये सब जो है वो आपको मिलता है। पहले मैं बात करती हूँ कि यूटीआर नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है। यूटीआर की फुल फॉर्म होती है यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर, सही है। ये जो है वो यूटीआर नंबर कहलाता है। फिर मैं बात करती हूँ ईओआरआई नंबर। ये बेसिकली क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक ऑपरेटर्स रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जब भी कोई ट्रेडर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा होता है, तो उसको इस नंबर की जो है वो नीड होती है।
अब मैं बात करती हूँ बजट की, वही मेन सवाल जो कि सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है, बजट कितना रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर अगर आप जो है वो लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं तो 300 से 600 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी मैंने अकाउंटेंट की फीस को जो है वो ऐड करके बताया है। 300 से 600 पाउंड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। को जो है वो हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जैसे कि वैट का आपको मैंने पहले ही जो है वो फुल फॉर्म बताया था कि इसका क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स। सबसे पहले एक और जो सवाल उठता है वो ये होता है किसी इन्वेस्टर या क्लाइंट के दिमाग में कि क्या हमें ये पहले दिन रजिस्टर करना चाहिए। ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कल आपसे क्लाइंट पूछे कि ये बात मुझे ये बता दो कि वैट जो है वो पहले दिन से रजिस्टर करवाऊँ या क्या है, मतलब वो आपको एज अ फ्रेंड लेकर चल रहा है अपनी कंपनी के साथ, या आपको जो है वो अपने मतलब अकाउंट के साथ एज अ फ्रेंडली जो है वो डील कर रहा है, और वो आपसे सब कुछ पूछना चाह रहा है। आप ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो उसको गाइड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए देखें, जो मेरा काम नहीं है लेकिन मुझे उसके बारे में सारी मालूमात है, उसी तरह आपको भी होनी चाहिए। आप चाहे अपने आप को प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में एक्सपर्ट बनाएं या किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनाएं, लेकिन आपको अमेजोन के हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलें भाई, अब हम दोबारा अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल क्लाइंट के दिमाग में या इन्वेस्टर के दिमाग में उठता है कि क्या हमें वैट को पहले दिन से रजिस्टर करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बताऊं तो हाँ भाई, वैट को हमें जो है वो पहले दिन से रजिस्टर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेट की। भाई देखें, यूके की गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि 80 पाउंड स्टर्लिंग का जब तक थ्रेशोल्ड मीट ना कर लें आप, अपनी सेलिंग जो है वो फ्रीली कर सकते हैं। कितना, 80 पाउंड स्टर्लिंग का। अगर थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा तो आप इजीली जो है वो विदाउट रजिस्टर किए हुए वेट को सेलिंग कर सकते हैं। 80,000 पाउंड स्टर्लिंग, सही है, लेट मी करेक्ट माई पॉइंट, इट्स 80,000 पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, अब जैसे कोई बंदा है, अब वो कह रहा है कि अभी तो मैं वेट को रजिस्टर नहीं करूँगा, मैं ना 10-12 महीने बाद रजिस्टर करूँगा क्योंकि मेरी सेलिंग तो आ ही नहीं रही। अब इसको मैं एक मिसाल के तौर पे समझाती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि पहले महीने से या सॉरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको जो है वो वेट रजिस्टर करना चाहिए। वो इसलिए कि देखें, जैसे अगर पहले महीने आपकी सेल्स आ रही हैं 10,000 पाउंड्स की, मैंने क्या कहा, पहले महीने से सेल्स आ रही हैं आपको 10,000 पाउंड्स की, तो आप ये मत सोचिएगा कि 8वें महीने में आप जाकर जो है वो अपना वेट रजिस्टर करेंगे, क्योंकि 8 मंथ में आपकी जो है वो 80,000 पाउंड सर्लिन होगी सेलिन, जो कि यूके की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये मत सोचें, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ऑन एवरेज देखूं तो ऑन एवरेज आपकी साल की बन रही है 1,20,000 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1,20,000, जो कि ऑब्वियसली 80,000 पाउंड स्टर्लिंग थ्रेशोल्ड को जो है वो मीट कर जाता है। तो इस तरह आपको क्या ज़रूरत हो गई, वेट रजिस्टर करने की ज़रूरत हो गई। और एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें जो है वो वेट इसलिए रजिस्टर करना चाहिए क्योंकि अगर हम वेट रजिस्टर करते हैं ना, तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है ऑटो इनवाइसिंग का। जब कोई कस्टमर आके हमसे बाय करता है ना चीज़ और वो हमसे इनवाइस मांगता है, तो हमें उसको मैनुअली जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो इसमें भी हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। तो अगर हम वेट रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमें ये फिक्र नहीं रहेगी कि हमारी सेल्स कंप्लीट होने वाली है या हम थ्रेशोल्ड को मीट करने वाले हैं। एक तो आप इस टेंशन से फारिग हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप वेट रजिस्टर्ड होते हैं तो ऑटो इनवाइसिंग की फ्री एक्सेस आपके पास आ जाता है। यानी कि अगर कोई आपसे कस्टमर आके इनवाइस की डिमांड करेगा तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको इनवाइस सेंड कर देगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वेट रजिस्टर होने में ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, लेकिन ऑटो इनवाइसिंग में तो फिर पैसे नहीं लगते ना, वो तो सारी ज़िंदगी फिर फ्री एक्सेस होगा और वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके बायर को जो है वो जाता रहेगा। और दूसरी मेन बात ये कि भाई बहुत सारे कस्टमर्स आके आपसे इनवाइस की डिमांड कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो बायर कस्टमर होता है ना, बिजनेस कस्टमर होता है, बहुत सारे तरह के कस्टमर्स होते हैं, लेकिन जो बिजनेस कस्टमर होते हैं ना, अगर वो इनवाइस की डिमांड कर ले तो आपको जो है वो ज़रूरी हो जाता है उसको इनवाइस देना। हमारे लिए जो मतलब ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किसको जो है वो दें, तो हमें जो है वो ये लाजमी होता है कि हम बिजनेस कस्टमर को या बिजनेस बायर को जो है वो ज़रूर लाजमी इनवाइस हमें देनी होती है अगर वो हमसे डिमांड करते हैं। तो हमें फिर मैनुअली क्रिएट करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम वेट रजिस्टर्ड होते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस होता है ऑटो इनवाइसिंग का, जो कि जो है वो ऑटोमेटिकली इनवाइस जो है वो भेजता रहता है कस्टमर्स को, चाहे वो बिजनेस कस्टमर्स हो चाहे वो नॉर्मल कस्टमर्स हो। तो हमें ये दो तरह
तरह के जो है वो वेट के अंदर फ़ायदे हो रहे होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि वेट जो है वो होते कितने तरह के हैं। तो 2 तरह के वेट होते हैं, एक तो फ्लैट और फिक्स्ड स्कीम वेट होता है और दूसरा जो है वो मेन स्ट्रीम वेट होता है। अब इनको डिस्कस करते हैं। दोनों स्कीम वेट को डिस्कस करने से पहले ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि यूके की गवर्नमेंट कहती है कि 80,000 पाउंड स्टर्लिंग का अगर थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है तो आपको वेट रजिस्टर करना जो है वो लाजमी है, अदरवाइज आप फ्रीली सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको वेट रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए 80,000 पाउंड स्टर्लिंग की। सही है, ये तो दिमाग में बैठ गया। इसके अलावा ये दो मेन स्ट्रीम दो वेट स्कीम वेट हैं, एक तो फ्लैट या फिक्स स्कीम वेट है और एक मेन स्ट्रीम वेट है। इन दोनों के भी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अगर जो है वो आपका 2,30,000 पाउंड्स का पर ईयर थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है, मतलब आप इसी की अंदर रेंज में 2,30,000 की रेंज के अंदर हैं, तो आप फ्लैट स्कीम वेट को रजिस्टर कर लें। लेकिन अगर आप 2,30,000 से ऊपर जा रहे हैं, यानी आपकी सेलिंग इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है, पर ईयर की बात कर रही हूँ मैं, 2,30,000 रुपये अगर आप इसी के अंदर सेल्स आपकी आ रही हैं तो आप फ्लैट स्कीम वेट की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपकी सेल्स 2,30,000 से ऊपर आ रही है पर ईयर, तो आप मेन स्ट्रीम वेट को रजिस्टर करना लाजमी है। तो इन दोनों का भी पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन सा वेट कब रजिस्टर करना लाजमी है। आपकी चॉइस है कि अगर आप डायरेक्ट मेन स्ट्रीम वेट को रजिस्टर कर लें तो ये गुड टू गो है, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि 2,30,000 जब क्रॉस होगा तो आपको मेन स्ट्रीम वेट भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हमारी सजेशन यही है कि आप डायरेक्ट जो है वो मेन स्ट्रीम वेट को जाकर रजिस्टर किया करें। अच्छा, अब फ्लैट स्कीम वेट की तरफ पहली बात करते हैं। भाई, फ्लैट स्कीम वेट के अंदर आपको जो है वो 7.5% वेट पे करना होता है हर साल। लेकिन पहले साल फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपको जो है पहले साल 6.5% वेट पे करना होता है। फ्लैट स्कीम में मैंने क्या बताया कि 2,30,000 रुपये अगर आपकी पर ईयर सेल्स इसी के अंदर हो रही हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो रही है, तो आप फ्लैट स्कीम वेट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर रेंज के अंदर आ रहा है। और इसके अंदर आपको 7.5% वेट का पे करना होता है, लेकिन पहले साल ही, सिर्फ पहले साल आपको 6.5% वेट पे करना होता है। मेन स्ट्रीम की बात करूँ तो मेन स्ट्रीम के अंदर आपको हर साल 20% वेट पे करना होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि 2,30,000 से ऊपर हर साल अगर आपकी सेल्स जाने लगी है ना, तो आपको मेन स्ट्रीम वेट रजिस्टर करना लाजमी हो जाता है, जिसकी वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि मेन स्ट्रीम वेट को ही रजिस्टर किया जाए। फ्लैट स्कीम वेट के ऊपर एक और जो है वो एडवांटेज नहीं, मतलब डिसएडवांटेज ही कहूँ कि ये है कि अगर आप जो है वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, उसके अंदर आपका कोई वेट जो है वो कटता है, तो आप वो बाद में जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि आपको नहीं मिल सकता वापस। जबकि मेन स्ट्रीम वेट का ये सीन है कि अगर आप इम्पोर्ट मेन स्ट्रीम को रजिस्टर किया हुआ है वेट को, और अब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी तरह आपका वेट जो है वो कट रहा है, तो आप आगे जाके उस वेट को क्लेम करके अपने वापस पैसे ले सकते हैं। तो इसलिए दो तरह के एडवांटेज हो गए। एक तो आपको पैसों की टेंशन नहीं रहेगी कि आपकी हर वो पर ईयर की सेल्स कहीं 2,30,000 पाउंड से आगे ना निकल जाए। दूसरी बात, आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि जो आपके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के अंदर वेट कट रहा है वो आप क्लेम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो मेन स्ट्रीम वेट के अंदर आप कर सकते हैं अपना क्लेम कर सकते हैं अपना किसी और चीज़ के ऊपर अगर वेट कट रहा होगा तो। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिन्होंने वेट रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, उनके कस्टमर्स या बायर्स उनसे जो है वो वेट इनवाइस की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो उनको जो है वो मैनुअली प्रिपेयर करनी पड़ती है इनवाइस। ये जो है वो उसका पीडीएफ है। इस तरह से जो है आपको इनवाइस के अंदर जो जो चीज़ें हैं आपको एज इट इज़ वही चीज़ें जो है वो फिल करनी होती हैं और आपकी जो है वो इनवाइस तैयार हो जाती है। लेकिन देखें, ये भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, जिसके अंदर आपका जो है वो बेहद टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि जितने कस्टमर्स होंगे, बिजनेस कस्टमर्स होंगे, उनको तो लाजमी ही आपको इनवाइस जो है वो देनी पड़ेगी। इसलिए आप वेट रजिस्टर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये इनवाइस आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ के अंदर सेंड कर दूंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स की। इनकम टैक्स बेसिकली आपकी जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी इनकम अगर एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर जो है वो आप समझे थ्रेशोल्ड मीट कर जाते हैं, उसके बाद आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो अगर आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड के ऊपर मीट कर जाती है तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम आपको जो है वो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि आपको हर साल, मंथली नहीं बल्कि ईयरली आपको पे करना पड़ता है। पहली बात हो गई कि इनकम टैक्स वो क्या होता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है।
फिर हम बात करते हैं सेल्स टैक्स और वेट की। ये जो दो किस्म के टैक्स है ना, ये आपके डिपेंड करते हैं सेल्स के ऊपर कि आप, जैसे अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो सेल्स टैक्स जो है वो मोस्टली यूएसए में अप्लाई हो रहा होता है, और ये जो है ना, अगर मतलब हर स्टेट का डिफरेंट होता है सेल्स टैक्स। जो यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो हर स्टेट का डिफरेंट सेल्स टैक्स अप्लाई हो रहा होता है, वो आपके सेल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, जो कि आपको किसी स्टेट के अंदर मंथली पे करना होता है और किसी स्टेट के अंदर आफ्टर एवरी 3 मंथ्स पे करना होता है। सेल्स टैक्स की अगर मैं और मजीद बात करूं तो यूएसए के अंदर याद रखें कि सेल्स टैक्स जो है वो अमेजोन खुद कस्टमर से लेता है, यानी कि यहाँ आपसे नहीं लेता, यानी कि ऑन आपके बिहाफ के ऊपर सेल्स टैक्स कस्टमर से ही चार्ज कर रहा होता है। अब मैं बात करती हूँ वेट टैक्स की। वेट जो है वो यूके के अंदर जो है वो रजिस्टर करना होता है, और अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्स आपको पे करना पड़ता है। ये आपको जो है वो हर 3 महीने के ऊपर यूके की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। वेट की बात करूँ ना, तो वेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने यूएस का कहा कि यूएस के अंदर जो सेल्स टैक्स होता है वो कस्टमर से आपके बिहाफ के ऊपर चार्ज हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं यूके के अंदर, तो ये आपको अपनी सेलिंग प्राइस के अंदर ही इंक्लूड करना पड़ता है। अब मैं बात करती हूँ ट्रेडमार्क की, कि ट्रेडमार्क जैसे कि अगर कोई चीज़ रजिस्टर होती है ना, तो सामने वाला आके आपको जो है वो हाईजैक नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की, कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है तो सामने वाला या कॉम्पिटिटर आकर अगर आपको हाईजैक करने की कोशिश भी करता है, तो अमेजोन को आप जाके जस्ट प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि भाई देखो कि मेरा तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से वो आपका हाईजैकर को रिमूव कर देता है, और आप जो है वो फिर फ्रीली अपनी जो है वो सेलिंग की तरफ कंटिन्यू कर देते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा या ब्रांड रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि कोई आकर आपको हाईजैक या मीटू नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क या हमें लोगों के लिए रजिस्टर करवाना चाहिए या हमें वर्ड मार्क के लिए करवाना चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि जो नेसेसरी है वो वर्ड के लिए है, लोगों के लिए नेसेसरी नहीं होता है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अगर आप लोगों को ये जानना है कि ट्रेडमार्क आप खुद किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपलोड करूँगी। वैसे सजेशन यही होता है कि ट्रेडमार्क जो है वो किसी एक्सपर्ट के ज़रिए या ब्रांड रजिस्टर भी किसी एक्सपर्ट के ज़रिए ही करवाना चाहिए। एक और मेन बात जो कि मुझे बतानी थी, अगर आपको ये देखना है कि आपका कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर है या फिर अवेलेबल है कि नहीं, तो आप इसके लिए जो है वो एक मैं वेबसाइट बताती हूँ, trademarkia.com या uspto.com। इसके ऊपर जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं। यूके का चेक करना है तो www.gov.uk/search-for-trademark। तो इस तरह जाके आप अपने ट्रेडमार्क को जो है वो देख सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है, और यहाँ पर जाके आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ट्रेडमार्क देख सकते हैं कि वो रजिस्टर है कि नहीं है। अच्छा, अब इसको ना प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क देख सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, या फिर अपने कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क किस तरह से देखें। तो आप यहाँ गूगल पे आएँ और सिंपल आप यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे बल्कि क्रोम पर सर्च कर लें trademarkia.com। जब आप यहाँ पर क्रोम पर आके सर्च करेंगे ना इसके ऊपर trademarkia.com, तो आपके पास ये वाली जो है वो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी सामने, सही है। trademarkia.com आप सर्च करेंगे, ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा। फिर जो आपका ब्रांड नेम या कंपनी नेम है ना, वो यहाँ पे सिंपल लाकर सर्च करें, जैसे कि मेरा है कार्गोज, एक मिसाल के तौर पे, तो मैंने वो सर्च कर लिया। अब ये आपको ये बताएगा कि ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी या फिर अवेलेबल है। तो देखिए, अगर रजिस्टर्ड होता ना तो ये मुझे ना यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ दे देता, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ। ये तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करूँगी तो देखिए यहाँ पे इससे मुझे टोटल दिखा के और पेमेंट के प्रोसेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अगर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे सिंपली रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके अलावा एक और प्रैक्टिकली हमें एक और बात देखनी थी, और वो ये कि अपने कॉम्पिटिटर्स का ट्रेडमार्क किस तरह से देखा जाए कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे गूगल पे आकर लिखें USPTO, ये जो पहली वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आकर क्लिक कर दें, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलकर आ जाएगा। जब तक ये वाला पेज खुल रहा है, जब तक आप ये देखेंगे ये वाला पेज खुल गया, सही है। आपने वो उस पर क्लिक किया और ये वाला पेज आपके सामने ओपन होकर आ गया। अब आप ये देखें कि आपका जैसे कॉम्पिटिटर किस तरह से देखना है। आप अमेजोन पे गए, अमेजोन पे आपने अपना मेन कीवर्ड डाला, कीवर्ड डालने के बाद जैसे कि ये मेरा बेस्ट कॉम्पिटिटर है, सही है,
तो इसको मैंने न्यू टैब पर खोल लिया, इस कॉम्पिटिटर को खोला। अब मैं क्या देख रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ कि इसके स्टोर का क्या नाम है, इसके स्टोर का नाम है सैबरे। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये देखिए मैंने यहाँ से सैबरे को कॉपी किया और मैं यहाँ आ गई, मैं ये वापस इसी पेज के ऊपर आ गई। अब यहाँ पे आप ट्रेडमार्क के ऊपर गए और यहाँ सर्च इन ट्रेडमार्क के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आपने इसको क्लिक किया तो सर्च आर डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आपने इसको भी क्लिक कर लिया तो बस यहाँ पे आपने ये इसके ऊपर क्लिक करना है, बेसिक वर्ड मार्क सर्च, इसके ऊपर भी क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक कर लिया तो अब वो आपको नाम लिखने का ऑप्शन देगा। तो जो आपने कॉम्पिटिटर का नाम जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया था ना सैबरी, उसी तरह अब मैं यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दूंगी। अब मैंने इसको यहाँ लाकर पेस्ट किया। अब मैं इसको सर्च करूँगी। जब मैं सर्च करूँगी तो ये मुझे ये बता देगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या लाइव है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर है तो इसने भी कॉम्पिटिटर को चेक करना है ना कि ट्रेडमार्क इसने रजिस्टर्ड किया हुआ है या ये ऐसे ही आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो अभी यहाँ पे सामने आ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो ये देखें, ये दोनों क्या है, ये लाइव है, लिखा हुआ आ रहा है ना, ये लाइव है, तो इसका मतलब ये रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हम अपने नाम को देख सकते हैं, अपने कंपनी नेम को देख सकते हैं कि वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं, और दूसरा हम कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क किस तरह से देखें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपसे क्लाइंट कहे ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन का, तो आप उसको ना एक ये बात कह सकते हैं कि मैं आपका ट्रेडमार्क तो रजिस्टर करवा दूंगा अमेजॉन आईपी एक्सीलरेटर के प्रोग्राम के जरिए। यानी कि इसके अंदर जो अमेजॉन फीस चार्ज करेगा वो आप अलग कर दीजिएगा और जो आप फीस चार्ज करेंगे वो अलग बताइएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली वो करवा तो आपके ही जरिए रहा है ना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। या फिर हम जो है वो अकाउंटेंट के जरिए करवा सकते हैं, या फिर अगर आप एज अ वीए खुद से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहे तो आप उसके बिहाफ के ऊपर अमेजॉन आईपी एक्सीलरेटर प्रोग्राम के अंदर जाके उसके कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर किस तरह से होगा ये देखें। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए आप गूगल पर आएंगे, क्रोम के अंदर आप यहाँ डालेंगे brandservices.amazon.com/IP एक्सीलरेटर। ये डालकर आप सर्च कर देंगे। ये डालकर सर्च करेंगे तो नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेगा गेट स्टार्टेड। अच्छा, इसके अंदर ये लाजमी होता है कि आपका अकाउंट जो है वो साइन इन हुआ हो, या आपका या आपके क्लाइंट का, अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट का जो है वो लाजमी सेलर अकाउंट इस पर साइन इन होना चाहिए। ठीक है, आपने जो है वो यहाँ पे लॉगिन कर लिया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेडमार्क भी आ रहा है कि अभी 11 जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपको रजिस्टर करवानी है आप उसके ऊपर टिक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रेडमार्क के ऊपर टिक मार्क करूँगी तो ये लोड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको किस तरह से देखें कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखनी होती हैं अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढने के लिए। एक, उनकी प्रोफाइल को थ्रोली रीड करना होता है, दूसरा उनके रिव्यूज़ देखने होते हैं, और तीसरा उनकी सर्विसेज देखनी होती हैं कि वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। रिव्यूज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छी सर्विस प्रोवाइड किया, और जब प्रोफाइल रीड करेंगे तो उनके बारे में पता चलेगा। अच्छा, अगर हम किसी अकाउंटेंट के ज़रिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 8 से 10 महीने लगते हैं, और अगर हम अमेजॉन के ही ज़रिए यानी इसी आईपी एक्सीलरेटर प्रोग्राम के ज़रिए करवाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। आपको 3 चीज़ें देखनी है सर्विस प्रोवाइडर अच्छा देखने के लिए। एक, उसके रिव्यूज़, दूसरा उसके प्रोफाइल को थॉरली रीड करना, और तीसरा उसकी सर्विसेज देखनी है कि वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। फिर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है वो अपने क्लाइंट का इस ग्रुप से जो है वो करवाया था ट्रेडमार्क रजिस्टर, जिसके रिव्यूज़ भी देखिए कितने अच्छे थे, और मोर देन 100 रिक्वेस्ट इसके पास रिसीव्ड हो रही हैं। इनकी प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये सामने खुलकर आ गया। लेकिन आपको अच्छा देखने के लिए वही 3 चीज़ें देखनी है, फिर सेलेक्ट करना है कि किस सर्विस प्रोवाइडर को आपको देखना चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए। फिर यहाँ अभी तो मेरा सेलर अकाउंट रजिस्टर नहीं है, तो जब मेरा सेलर अकाउंट रजिस्टर होगा तो वो कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पर ले आएगा। अभी अगर मैं करूँगी भी ना कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर, वो मुझसे कहेगा कि अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर करेंगे। देखें बिल्कुल इसी तरह से। तो अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर पे आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल एक मैसेज डालिएगा, जैसे कि हाय, वी वुड लाइक टू रजिस्टर ट्रेडमार्क यूएसपीटीओ फॉर यूएसए मार्केट, काइंडली हेल्प अस प्रोसीड एंड लेट अस नो अमेजॉन कंप्लीट प्रोसेस, थैंक्स। और फिर नीचे जो है वो अपना ब्रांड का नेम लिख दीजिएगा।
इसके अंदर आपको आपकी ईमेल के ऊपर 2 दिन बाद जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है और आपकी ईमेल के ऊपर एक जो है वो पूरा मेथड बता देता है, प्रोसीजर फ़ीस बता देता है, सब कुछ बता देता है। तो बस आपको एक सिंपल सा मैसेज लिखना होता है, 2 दिन के बाद आपके मेल के ऊपर एक फॉर्म रिसीव होता है जिसको आपको फिल आउट करके उसको वापस भेजना होता है। तो इस तरह हम आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के ज़रिए अपना फॉर्म जो है वो या फिर ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पर। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।